साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। सबसे पहले तो आप आ जाए इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईएसआई ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारती उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो आईएसआई ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब आईएसआई के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमजोर है कि सजा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज एहसन साहब नाजरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेज उठकर चले गए। जजेज ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज एहसन साहब चले गए और जाकर वहां बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहां उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद राब्ता किया, एतजाज एहसन ने कहा, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेज इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, एमक्यूएम भी यही चाहती है, एएनपी तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूं यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई है, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया।
تو میں میڈیکل گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر دلائل نہیں دوں گا. آپ اندازہ کریں, عمران خان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے, یہ کیا جائے, لیکن عمران خان میڈیکل بنیاد پہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنا علاج جیل کے اندر رہتے ہوئے کروا رہے ہیں. ان کی آنکھ کے ساتھ جو بھی کھیل کھیلا گیا ان کی فیملی کو بھی نہیں ملوایا جاتا, ڈاکٹروں کو بھی نہیں ملوایا جاتا, تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا کیا گیا, لیکن کچھ تو ایسا کیا گیا جس سے ان کی ایک بینائی متاثر ہو گئی, ایک آنکھ ضائع ہو گئی. تو اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی تک, اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص کتنا اعصابی طور پہ مضبوط ہے, اور اس نے جو کہا وہ اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی نواز شریف نہیں بننا, زرداری نہیں بننا. دیکھیں جو نون لیگی وزراء ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک لکھ کر تو دے دیں کہ ہم اسپتال جانا چاہتے ہیں, اور بھی لکھ کر تو دے دیں کہ ہم بنی گالا شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ایک کاغذ تو دے دیں لکھ کر. وہ لکھ کر نہیں دیتے, انہیں ایک کاغذ چاہیے ایسے دکھانے کے کہ یہ دیکھیں جناب بیماری کا بہانہ, یہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بنی گالا, یہ دیکھیں جناب عمران خان جانا چاہتے ہیں جناب اسپتال. کیونکہ عمران خان ایک فٹ آدمی ہے, اس نے بعد میں ایکسرسائزز کرنی ہے, اور وہ ابھی بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بہت فٹ تھے عمران خان صاحب جب آئے اسپتال میں. صرف ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے بڑا سیریس, لیکن فزیکلی تو وہ بہت فٹ ہے. تو بعد میں ان کو دکھا کر یہ کہیں گے دیکھو جی بیماری کا بہانہ بنایا عمران خان نے. تو عمران خان انہیں کوئی ایسا کاغذ دینا نہیں چاہتے, اور نہ وہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب آ جائیں ناظرین بین الاقوامی معاملات کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. بیان ایگزیکٹلی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ میں ایران سے بات کر لوں. ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں ایران سے بات کرنا چاہتا ہوں, میری ایران سے بات کروائی جائے, میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں. اگلے دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نہیں ایران نے بہت دیر کر دی. پھر ایک دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں جہاز ڈبونے کا مزہ آ رہا ہے, ہم بحری جہازوں کو سمندر کے اندر ڈبو رہے ہیں, بڑا فن ہو رہا ہے اس میں. اگلے دن ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف لے کر جانا, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اسرائیل سے بھی ایسی آوازیں آ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تھکنے لگے. انہوں نے خود کو ایک ایسی لڑائی میں پھنسا دیا ہے جس کا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا. امریکی تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے کہ ایران کتنی جلدی ڈھیر ہو جائے گا, بلکہ ایران نے حیران کن حد تک ریزیلینس شو کر دی ہے, اور اب صورتحال ایران کے کنٹرول میں ہے. انہوں نے لڑائی شروع تو کر دی, لیکن اب یہ کمبل کو چھوڑتے ہیں اور کمبل انہیں نہیں چھوڑتا. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور دوسری جانب جو عراقچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم بات چیت کریں. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہمارے ساتھ امریکہ کی بات چیت جاری تھی, ہم سے وعدہ کیا گیا کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا, مگر اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا, تو امریکہ قابل بھروسہ رہا نہیں. دیکھیں ہونی تو بات چیت ہے, اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلے گا اینڈ میں. تو وہ بات چیت کون کرے گا؟ اب ایران امریکہ کے ساتھ تو بات چیت کرتا نہیں, یعنی امریکہ نے اپنی وہ وقت اور حیثیت کھو دی ہے جو اس کی تھی. اب امریکہ بات کس سے کرے گا؟ رشیا سے, چائنا سے, ترکی سے, پاکستان سے بات کر سکتا ہے. پاکستان امریکی نمائندے کے طور پہ ایران سے بات چیت کر. وہ کیسے؟ شہباز شریف صاحب کو ایک دن پہلے اجازت دی گئی, اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی. نئے سپریم لیڈر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ زخمی ہیں, لیکن وہ محفوظ ہیں اور کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاعات ایران میں سے آ رہی ہیں کہ وہ زخمی. اب شہباز شریف نے پہلے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی, اور پھر ایرانی صدر سے آج بات بھی کی. ایرانی صدر سے شہباز شریف نے جو بات کی وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں. ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ جناب بات چیت ہوئی. شہباز شریف نے کیا کہا یہ ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن شہباز شریف نے یہی کہا ہوگا کہ سعودی عرب ہماری مجبوری ہے, ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے, تو آپ سعودی عرب کو نہ ماریں, آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں. پاکستان بڑی عجیب سچویشن میں پھنس گیا, ان کے اوپر سعودی عرب کا بھی دباؤ ہے, ایران سے نہ لڑنے کے لیے پاکستان کے اندر سے بھی دباؤ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اب ایک حکم نامہ ایسا لگتا ہے کہ آ گیا ہے کہ اب یہ رابطے کر رہے ہیں ایرانی قیادت سے, تاکہ کل کو امریکن بہاف کے اوپر یہ ایران کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کر سکیں. وہ اپنے کچھ گڈ کاپ بھی رکھتے ہیں, بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیلتے ہیں نا, تو وہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا وفادار ملک ہے, یا پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے یا فوجی قیادت ہے وہ اتنی اچھی وفادار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ہمارا ایک راستہ کھلا رہے گا.
बहरहाल इराकची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत ये है, आपको इस ट्वीट में नजर आ जाएगी। पहली मर्तबा इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं, द Iranian regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना, वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है, और किस तरीके से वो तबाही फैला। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए जेर जमीन बंकर भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मुजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज उठाने का हक नहीं रखता। वो अपना ये हक खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए गाजा में। सिर्फ गाजा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल। उनकी तस्वीर आप रोज की बुनियाद पर, रोजाना की 33,000 खवातीन उन्होंने शहीद गाजा में, यानी 53,000 सिर्फ खवातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाजा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नादरीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे, कि जनाब वापस आ जाए, वहां पे सफीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और इस स्वीडन, ये कंट्रीज, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबहाम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मजीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहां ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है, और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीजें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपना हुरमस क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहां पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहां से दुनिया भर के बहरी जहाज गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुरमत पे खुद जाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहां खड़े होकर ईरान की रोशनियां देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, वो 20 मील लगता है थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुरमज नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहां से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुरमज बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरखास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुरमज को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहां से अपने जहाज ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुरमज पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुरमज नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है
کہ وہ सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता। और चाइनीज बहुत ताकतवर है, ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं है। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद खत्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेजी से खर्च हुआ। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने 5 अरब डॉलर से ज्यादा फूंक दिया। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने 11 अरब डॉलर जाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के, हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये जनाब अमेरिका ने जाया कर। इसके अलावा जो और कुछ जाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग जाया हो रहा है। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है। तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में एक कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें। ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज जो अमेरिका से ताल्लुक रखती है इस रीजन में, वो बदले के तौर पे तबाह कर। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई। और एक तज्जिए के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी ये तज्जिया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक वस्ता में अमरीका के कम से कम 17 अड्डे, यानी फौजी अड्डे और सफारती और फिजाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीजें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही है। क्या करें नाज़रीन, एक चीज और, अमेरिका का फौजी नुकसान कितना हुआ इसके ऊपर ना इबहम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फौजी हलाक हुए हैं, 8 फौजी जख्मी। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फौजी जो है वो जख्मी। अब अगर जख्मियों की तादाद इतनी ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो खतरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई, पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही। नाज़रीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो, कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को खत्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब